हमारा आज का मुद्दा है दोस्त, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार जी। डॉक्टर अरुण जी नमस्कार। नमस्ते। जो जॉबलेस ग्रोथ का दौर हमारे देश में चल रहा है 2017 से, उस पे रोक कब लगेगी? हालांकि सरकारी जो डेटा आता है वो हर साल यही बताता है कि जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन के चलते, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते डिमांड लो जो भी मार्केट में चल रही है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं है। आपको क्या लगता है इस साल बजट का जो फोकस रहेगा सरकार का, वो किस मुद्दे पे रहेगा? खासकर जॉब बढ़ाने के पर्सपेक्टिव को अगर मैं बात करूं, वो कौन से फैक्टर्स है जिन पे सरकार अपना ध्यान केंद्रित करेगी ताकि जॉब ग्रोथ को बढ़ाया जा सके? सरकार का जो फोकस है वो आजकल बिजनेस को मदद करने का है, जिसको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स बोला जाता है। यानी कि बिजनेस को कंसेशन दिया जाए। जैसे कि 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भारी कटौती की गई, जिससे 1.6 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन कम हो गया और फिस्कल डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ गया था। और फिर जैसे पीएलआई स्कीम है, वो बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात यह कि सरकार अभी भी कह रही है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो 6.5-7% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जबकि असलियत ये है कि हमारा असंगठित क्षेत्र गिर रहा है। और असंगठित क्षेत्र जो है मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो जो 31% जिसका उत्पादन होता है वो गिर रहा है। वो कम से कम 10% गिर रहा है। तो जैसे मैंने जून में हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था, उस समय सरकार 8% की बात कर रही थी, तो मैंने कहा था कि 1% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि जो ये संगठित क्षेत्र का डेटा है वही आता है, और क्वार्टरली डेटा में तो असंगठित क्षेत्र सिवाय एग्रीकल्चर के और कुछ आता ही नहीं है। तो अगर असंगठित क्षेत्र को अलग से हम गिने, और इसके लिए बहुत एविडेंस है, जैसे कि आपका ई कॉमर्स है, वो 30-40% बढ़ रहा है, जब अर्थव्यवस्था में पिछले 3 साल में 2.5% की ग्रोथ है और वो 30-40% बढ़ रहा है, तो किसी के एवज पे ही बढ़ रहा होगा। जो असंगठित क्षेत्र है, जो आपका नेबरहुड स्टोर वगैरह है, वहाँ पे बिजनेस कम हो गया है, इसीलिए इनकी 30-40% ग्रोथ हो रही है। अभी आरबीआई का भी डेटा आया था, उसमें भी बताया 2700 जो बड़ी कंपनियां हैं जिसका डेटा होता है, उन्होंने बताया उनका सेल्स 41% बढ़ गया। अगर उसमें आप 10% घटा भी दें होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो 31% बढ़ गया। अब जब अर्थव्यवस्था 2.5% पे बढ़ रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर अगर 31% पे बढ़ रहा है, तो असंगठित क्षेत्र क्या उस पर ही बढ़ रहा है, और इसका एविडेंस चारों तरफ दिख रहा है कि असंगठित क्षेत्र गिर रहा है। तो मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था 6-7% पे बढ़ नहीं रही, गिर रही है वो। डॉक्टर कुमार, जो सरकार के ये दावे हैं कि पीएलआई स्कीम को बढ़ावा दिया जाएगा, इनकम टैक्स जो कि 5 लाख के नीचे का स्लैब है, इसको इनकम टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, आपको लगता है इससे लोगों के हाथों में पैसा आएगा एज फार एज डिमांड ग्रोथ इज कंसर्न्ड? सरकार का मेन एम तो डिमांड बढ़ाना है। सरकार का पिछले 5 साल से ये नहीं है कि वो डिमांड बढ़ाए, वो अपना सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स यानी कि बिजनेस को कंसेशन दे रही है। तो पीएलआई से बड़े बड़े बिजनेस को तो फायदा होगा। हमारे यहाँ 6 करोड़ जो माइक्रो सेक्टर के यूनिट्स हैं, जिसमें एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 का होता है, उस तक तो कुछ पहुंचता नहीं, स्मॉल सेक्टर तक नहीं पहुंचता, सिर्फ मीडियम सेक्टर और लार्ज सेक्टर तक ही जब पहुंच पाती है सरकार की नीति। तो सरकार की जो नीतियां हैं उससे रोजगार नहीं बढ़ने वाला है, वो तो रोजगार कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैंने कहा कि संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, संगठित क्षेत्र में ज्यादा रोजगार नहीं है, वहां पे सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों को ही रोजगार है, जबकि हमारा टोटल जो वर्कफोर्स है वो 50 करोड़ का है। तो जो 94% लोग हैं वो तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृषि में सबसे ज्यादा लोग हैं, जहाँ पे 47% लोग काम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, और वहां पे जो है उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। इसीलिए अब जब पिछले 5 साल से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, और उन्होंने खिलाफ ये जो सरकार के जो रिफॉर्म थे, जो इसमें जो फूड मार्केटिंग है उसको बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में देने की बात थी, तो उन्होंने उसका भी प्रोटेस्ट किया। तो किसानी में भी क्या हो रहा है कि ऑटोमेशन बढ़ रहा है। वहां पे अगर आप देखें तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल, बड़े बड़े जो ये हार्वेस्टर, कंबाइन है, थ्रेशर हैं और मशीनें हैं, तो कृषि में भी रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। तो कुल मिला के कृषि में जब आमदनी बढ़ेगी, माइक्रो सेक्टर है जिसमें 6 करोड़ यूनिट है, उनकी आमदनी बढ़ेगी, तभी ये जाके सुधार आएगा। और सरकार कह रही है कि नहीं, रेट ऑफ ग्रोथ तो 6-6.5% है, अच्छा है, हम तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, तो इसमें कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है। अरुण जी, आप कह रहे हैं कि पीएलआई जो स्कीम है या फिर जो कैपेक्स एक्सपेंशन, जैसे बैंक्स को एनकरेज किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज को लोन दें, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार का खास फोकस रहेगा एमएसएमईज पे।
तो आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए बजट में कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, जो 94% है आपके हिसाब से असंगठित क्षेत्र वाले, उन तक ये फायदा पहुंचे? तो जैसे कि आपने कहा कि जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं वो 6000 हैं, स्मॉल और मीडियम यूनिट 6 लाख हैं, माइक्रो यूनिट 6 करोड़ हैं। तो जो पॉलिसी अनाउंस होती है एमएसएमई के लिए भी, उसका मीडियम स्केल सेक्टर जो है वो फायदा उठा लेता है। वो पॉलिसी जो माइक्रो सेक्टर तक पहुंचती नहीं है। तो इसलिए हमें जो एमएसएमई को, माइक्रो को अलग कर देना चाहिए और स्मॉल मीडियम को अलग कर देना चाहिए। और माइक्रो के लिए खास पॉलिसी बनानी चाहिए। उनको 3 चीजों की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है और फाइनेंस की जरूरत है। ये माइक्रो सेक्टर के लिए अलग से पॉलिसी होनी चाहिए कि उनको हम कोऑपरेटिव बना के हम उनको ये सब करेंगे। वो अभी हो नहीं रहा। चीन में भी अगर आप देखें सन 80 के दशक में, वहां पे जो विलेज इंडस्ट्री है वो 30-40% बढ़ी और उससे उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हमारे यहाँ भी जब ये 6 करोड़ यूनिट जब डायनेमिक होंगे, जब इनके पास मार्केटिंग होगी, टेक्नोलॉजी होगी, इनके पास क्रेडिट होगा, तो ये भी डायनेमिक होंगे। तो यहाँ पे जो सप्लाई बॉटलनेक अभी चल रहा है वो भी कम हो जाएगा, रोजगार भी ज्यादा पैदा होगा। फिर कृषि है, कृषि में जो आपने देखा जहाँ पे 47% लोग काम करते हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी अगर एमएसपी सारी क्रॉप्स के लिए होगा। अब ये गलत बात फैला दी जाती है कि एमएसपी सारी क्रॉप्स के लिए कैसे हो सकता है, सरकार को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। पर ये बात सही नहीं है। सरकार को तो सिर्फ उतना ही खर्च करना पड़ेगा जब दाम एमएसपी से कम होगा। और एमएसपी से काम अगर कृषि में जब आमदनी ज्यादा होगी तो एमएसपी अपने आप ही होगा, क्योंकि डिमांड फूड की बढ़ जाएगी। और जब डिमांड फूड की बढ़ जाएगी तो अपने आप दाम एमएसपी के ऊपर जाएगा।